मुख्य अतिथि महोदय, आचार्य जी, विशिष्ट वक्ता घनश्याम साई जी, सामने उपस्थित गुरुजन स्वरूप और मातृ स्वरूप शिक्षिका वृंद, बहनों, कुछ आगंतुक भी हैं, उनका भी मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं। यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं और कैमरामैन जो यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि आज जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्य तिथि पर, उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर एकत्र हैं और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तब मेरे विषय में तरह तरह की जो बातें हो रही थी, महिमा मंडित किया जा रहा था, वो कितना उपयोगी है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भीतर भीतर लज्जित अनुभव कर रहा था, मुझे संकोच हो रहा था। ये बात ठीक है कि हम लोगों ने साथ साथ काम किया है, लेकिन जो काम करते रहे उस देश समाज से जो प्राप्त किया है उसको देने के क्रम में ही था सब। उसमें जिसको जो मिला हो और जिसने जो दिया उसमें आपके सानिध्य में उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। हम माँ को जब बीमार देखते हैं, दौड़ कर जाते हैं दवा लेने के लिए, तो वास्तव में उसको कुछ दे नहीं रहे होते हैं। उस भाव से सबने किया है, आपने भी किया है, हमने भी किया है, तो हम तो उसी रूप में ग्रहण करें तो अधिक अच्छा है और सबके लिए वही अच्छा होता है। आज हम बाबा साहब की पुण्यतिथि पर एकत्र हैं और हम जानते हैं कि उनको हमारे भारतीय संविधान को प्रारूपित करने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने उसको प्रारूप दिया था और सामाजिक न्याय के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया था वो एक बड़ा उदाहरण बना दुनिया में। संविधान में शुरू में ही हमने जो बातें कही हैं उनमें समानता की बात है, स्वतंत्रता की बात है, बंधुता की बात है और न्याय की बात है। ऐसी जो बातें हैं, कई बार लगता है कि क्या ये केवल याद करने की चीजें हैं कि हम कुछ शब्द याद कर लें और उनको बार बार सुनाया करें, या सच में वो हम सबको मिलना चाहिए। जब मैं कहता हूं हम सबको, तो केवल यहीं तक की बात नहीं है जो यहाँ उपस्थित हैं, या जिस श्रेणी में हम आते हैं उस श्रेणी तक ही वो बातें नहीं है। अभी महामहिम राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और दूसरे न्यायाधीशों के सामने कुछ बातें कही हैं और वो अभी अभी की बात है, इसलिए मुझे याद आ रही है कि उन्होंने जाकर के देखा, वनवासी क्षेत्र की रहने वाली हैं, जनजातीय क्षेत्र की। हमारा संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहता है, जिसे दलित शब्द प्रयोग में आ रहा है, लेकिन हमारा संविधान दलित जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करता है। तो जो महामहिम ने रखा है कि उन्होंने जेल में जाकर देखा, अलग अलग कारागारों में जाकर के देखा और छोटी छोटी बातों पर उनको सजा हो गई, किसी ने थप्पड़ मारा होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि हम जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ सामान्य लोग भी कुछ पीते खाते हैं, ऐसा उदाहरण दिया उन्होंने। और इसलिए वो कई बार कुछ बातें बोलते हैं, कुछ कह देते हैं, झगड़े कर लेते हैं। उसके कारण जो उनको दंड मिला, वो 16 साल से जेल में है, क्योंकि थप्पड़ मारा था, किसी को गाली दी थी, इसलिए 20 साल से अब जेल में है। और वहां की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि डर के मारे कोई पैरवी करने नहीं जाता, न्यायालय में नहीं जाता कि जो कुछ हमारे पास है, छोटी झोपड़ी है, कुछ रहने को है, वो भी सब बिक जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जब आज हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं और संविधान को याद कर रहे हैं, तो यह विषय इतना प्रासंगिक होकर हमारे सामने आता है
कि क्या इन्हीं दिनों के लिए या ऐसी स्थिति बनाए रखने के लिए, यथास्थिति बनाए रखने के लिए संविधान तैयार किया गया था, उसको प्रारूपित किया गया था, या बाबा साहब ने उसका प्रारूपण किया था। तो हमारा ध्यान जाता है कि जो संविधान का निर्माण हुआ उससे पहले बहुत सारी बहस हुई इस पर, और देश के जाने माने न्यायविद भी थे उसमें, और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे जो बहस में हिस्सा ले रहे थे, और बड़ी गहराई से उन्होंने इसको अनुभव किया कि हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में एक ऐसा संविधान चाहिए जो समानता दे सके, जो न्याय दे सके, जो सबके जानने योग्य, सुनने योग्य, कहे जाने योग्य भाषा दे सके। वो चाहते थे कि जो समाज का सबसे पीछे बैठा हुआ, अंतिम पायदान पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, वो महिला है, पुरुष है, कोई भी है, उसके जीवन में परिवर्तन दिखना चाहिए। यदि वो परिवर्तन दिखता है तो वास्तव में हमारा संविधान और उसके द्वारा स्थापित व्यवस्थाएं सार्थक होंगी, ये मानकर वे संविधान की रचना कर रहे थे, तो बहस कर रहे थे, और तब ये सब बातें आई। आज बड़ा प्रश्न है कि क्या गरीब से गरीब व्यक्ति हमारे देश का न्याय प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने का साहस दिखा सकता है? संभव नहीं है। हम सब जानते हैं कि बहुत बड़े यथार्थ है जिसको हम जी रहे हैं, और इतने वर्षों की संवैधानिक व्यवस्था के बाद भी हम उसको जी रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो सोचना होगा कि किन लोगों ने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया, क्योंकि तो कर्तव्य से आता है। गांधी जी को एक विचारक ने पत्र लिखा, उस समय मनुष्यों के अधिकार की बात करके हम नागरिकों को अधिकार क्या क्या दें, इस पर गांधी जी का मत क्या है। तो विश्व भर के विचारकों को उन्होंने लिखा था, किन्स का है ये, किन्स ने लिखे थे पत्र, हम सब किन्स के नाम से परिचित हैं। तो गांधी जी का पत्र उत्तर जो था वो अलग तरह का था, इसकी उसकी बड़ी चर्चा हुई। गांधी जी ने कहा कि मैं जिस देश का रहने वाला हूं, जिस समाज में पैदा हुआ हूं, जिस संस्कृति को मैंने जिया है और देखा है, उसमें अधिकार की बात नहीं कही जाती, उसमें लगातार कर्तव्य की बात की गई है, और मुझे लगता है कि यही उचित है, यही करने की आवश्यकता है। उसको विस्तार देते हुए उन्होंने कहा कि जो अधिकार है यह अहंकार जागृत करता है, यह अशांति उत्पन्न करता है, लड़ाता है, और अंत में पश्चाताप के अलावा कुछ बचता नहीं। लेकिन जो कर्तव्य है यह न चाहते हुए दूसरे की सहायता करता है। यदि हम अपनी फाइल दबा कर न रखें तो दूसरे को उसका अधिकार मिल जाता है। यदि हम समय पर उसको निपटा दें तो दूसरे को उसका अधिकार स्वतः मिल जाता है। इसलिए अधिकार तो कर्तव्यों में निहित है। अधिकार दोयम दर्जे की बात है, क्योंकि वह स्वतः मिल जाने वाली चीज है, सभी अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। इसलिए गांधी जी का जो पत्र था बड़ा विशेष माना गया, और वो कहते हैं कि मैं इसी पक्ष का हूं कि अधिक से अधिक कर्तव्य की बात की जानी चाहिए, उसको बताया जाना चाहिए, और उस पर लोग कैसे चलेंगे, कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए कैसे चलेंगे, इसी प्रकार की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। हमारे संविधान ने तो दोनों ही दिया है, कर्तव्य भी बताए हैं और अधिकार भी बताए हैं। ये अलग बात है कि हम ज्यादातर अधिकार की बात करते हैं, पढ़ाते समय, कहते समय, सुनते समय, बोलते समय हम ज्यादातर अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात बहुत कम करते हैं, कोई उसकी बात करता है। लेकिन संपूर्ण संविधान तो वही है जो दोनों की बात करता है और चाहता है कि एक संतुलन के साथ हम आगे बढ़ें। यदि उस आधार पर बढ़ेंगे तो सबको सबका अधिकार मिलेगा, सबका विकास होगा। मैं जानबूझकर एक विषय को कुरेद रहा हूं, सब लोग बोलने से बचते हैं उस पर। आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई इस देश में, इस पर भी बहस हुई है। सबका ही मत था कि एक बहुत बड़ा समाज हमारे देश का जिन परिस्थितियों में जी रहा है, जो नारकीय जीवन जी रहा है, उससे उसको छुटकारा मिलना चाहिए, और इस पर सब एक मत थे। तरीकों पर मतभेद था, लेकिन उस समाज के ऊपर उठना चाहिए, इसमें कोई मतभेद नहीं था। और इसलिए आरक्षण पर
सबका एक मत बना। जब भी हम उसके प्रभावों पर विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि कई कारणों से कुछ हम देते हैं जब, तो प्राप्त करने की पात्रता विकसित हुए बिना उसका लाभ लेना कठिन होता है और चुनौतीपूर्ण होता है। न्यायपालिका न्याय दे, लेकिन गांव का बैठा गरीब आदमी अन्याय का यदि शिकार होता है, या शहर में भी बहुत गरीब आदमी शिकार होता है, तो न्याय कैसे प्राप्त कर सकता है? इसलिए उसको सक्षम बनाना, उसकी पात्रता उत्पन्न करना, उसको स्वतंत्र करना और उसको निर्भय यानी अभय प्रदान करना, यहां तक की बातें हैं। और केवल अभय देने से भी नहीं होता है, उसको सम्मान जब प्राप्त होता है तब वो सम्मानित तरीके से रहना चाहता है, इसकी भूख भी पैदा करनी पड़ती है। यह सब करने के लिए क्या हुआ? तो जब भी हम दृष्टिपात करते हैं तो ध्यान में आता है कि यह सब करने के लिए ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। मैं छोटा था, मेरे पिताजी ऐसे घर में पैदा हुआ कि पिताजी सबको आप ही कहते थे, बच्चे से बूढ़े तक। और हमारे घर में जो, हमारे गांव में जो डोम जाति से लेकर के अलग अलग जातियों के लोग थे, वहां से लेकर के ब्राह्मण तक सबको आप कहते थे। मुझे बड़ा विचित्र लगता था, क्योंकि और किसी के व्यवहार में दिखता नहीं था। तो मैंने उनसे एक बार पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप तो अलग कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बात कही कि देखो, सम्मान की भूख सब में होती है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें सम्मान की भूख ना हो। वो तो यहां तक कहते थे कि पशु पक्षियों में भी सम्मान का भाव रहता है, उसको लगता है कि हमको सम्मान दिया जा रहा है तो आपके निकट आ जाता है। और मनुष्य तो निश्चित रूप से सम्मान चाहता है। तो सम्मान देने से दो बातें होती हैं, एक हमको भी सम्मान प्राप्त हो जाता है, और दूसरा जिसको हम सम्मान दे रहे होते हैं वो अभय प्राप्त करता है, उसका संकोच टूटता है, तो उसको लगता है नहीं मैं कुछ कहूं तो सुना जाएगा क्योंकि मैं सम्मानित व्यक्ति हूं। यह भाव एक जो मनोविज्ञान उसका है, इसके बिना उसका विकास संभव नहीं है। तो विकसित होने के लिए वो अवसर प्रदान करना, वह सम्मान देना, यह भी हमारे संविधान का हिस्सा है वास्तव में। यदि वो हम नहीं दे पाए, दूसरे को सम्मान नहीं दे पाए, तो निश्चित रूप से जो संविधान का वास्तविक लक्ष्य है, सबको समानता, सबको न्याय, सबको स्वतंत्रता, और यह सब होते हुए भी एक दिशा में एक साथ बढ़ने का संकल्प नागरिकों में, यह भी कहता है संविधान, यह सब नहीं आ सकता है। इसलिए मूलभूत बात यह है, जब संविधान का विचार करते हैं और बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर बात कर रहे होते हैं, उनका जो लक्ष्य था वो क्या था? कई बार मैं एक बात और भी कहता हूं, बाबा साहब एक अर्थशास्त्री थे, बातें कही गई, लेकिन बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी चुनौती का समाधान दिया था संविधान के माध्यम से, जिसकी चर्चा प्राय कम होती है। जो दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं चली हैं, उन अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ी चुनौती रही है अर्थ के वितरण की, यानी पूंजी के वितरण की। पूंजी का ठीक ठीक वितरण हो, न्याय संगत तरीके से वितरण हो, यह एक बड़ी चुनौती रही है। और इसके आधार पर ही विश्व भर की अनेक अर्थव्यवस्थाएं असफल घोषित होती रही है, क्योंकि पूंजी का वितरण ठीक नहीं कर पाए। आज भी चुनौती है। पूंजी वितरण की व्यवस्था जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी है, वो अद्भुत है। और इसलिए जब संविधान के प्रारूप पर बोल रहे होते हैं, तो उसमें अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग बातें उन्होंने कही हैं। उनमें एक स्थान क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि जो वर्ग संघर्ष पैदा करने की भूख उनकी है, वो कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि हमने ऐसी व्यवस्था इसमें दी है कि पूंजी का वितरण हो सकेगा। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूं ही नहीं कर रहे, बहुत कुछ सोच कर भी कर रहे थे, विचार करके कर रहे थे। प्रश्न फिर भी वही है कि क्या उस वितरण को आज हम न्यायसंगत तरीके से कर पाए हैं? इतने वर्ष बीत गए, 75 वर्ष बीत गए, अमृत महोत्सव हमने मना लिया और आगे भी 25 वर्ष तक हम और काम करते रहेंगे, लेकिन वास्तव में उनके लिए जो होना चाहिए तो हुआ क्या? तो फिर लगता है कि नहीं हुआ। दूसरा पक्ष उसी का है, आरक्षण से जुड़ा हुआ है। हम क्रीमी लेयर की बात आज करते हैं, कुछ लोग उससे परेशानी है, जो आज भी सच में लाभ नहीं पाए, उनके पास तक तो लाभ पहुंचना ही चाहिए।
यदि हम संवेदनशील हैं तो ये बात हमारे अंतःकरण से आती है कि उनके पास तक वो पहुंचना चाहिए लाभ। उनके पास तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि जिन्होंने लाभ ले लिया वो धीरे धीरे उससे मोह त्यागे, उसका लोभ त्यागे। तो मनुष्यता के नाते भी आवश्यक है और संविधान का वास्तविक जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए आवश्यक है। इस पर भी विचार करते रहना चाहिए हमको, क्योंकि ये संवेदना से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये अनावश्यक नहीं है, किसी का हिस्सा काट कर किसी को दिया जा रहा है ऐसी बात भी नहीं, मैं इसको नहीं मानता। एक घर में कोई बीमार पड़ता है तो अपने हिस्से का दूध काट करके हम दे देते हैं, उसके लिए कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपका दूध हम उनको दे रहे हैं, आपके हिस्से का उनको दे रहे हैं, कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो सहज रूप से जो उसका लाभ नहीं पा रहे उनको भी तैयार रहना चाहिए कि जब तक उनके जीवन में वास्तविक परिवर्तन नहीं आता है तब तक शायद इसकी आवश्यकता हो सकती है। और तब जब सामाजिक अन्याय हो रहा हो, वो बोल नहीं सकता है ठीक से, उसको अवसर ही नहीं मिला कि बोलने लायक बन जाए, यह बातें ऐसी हैं कि जो हमको समान स्तर पर नहीं आने देती हैं। समान स्तर पर नहीं आने देती हैं, समान सुविधाएं मिलने के बाद कोई उस अवसर का लाभ उठा पाता, कोई नहीं उठा पाता है। ये बातें ध्यान में रख करके ही मैं कह रहा हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर बोल रहे हैं तो और भी बहुत सी बातें हैं उनके जीवन में। अभी 370 समाप्त हुआ है, 35 से 370 समाप्त हो गया। यहाँ विद्यार्थी परिषद के लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत लंबे समय से उसकी लड़ाई लड़ी है, शुरू से ही। 1990 में उसका जो बड़ा प्रदर्शन हुआ था उसका हिस्सा मैं भी था, इसलिए मैं जानता हूं कि 370 हटना ही चाहिए, क्योंकि वहां के बहुत बड़े समाज के साथ अन्याय भी हो रहा था और राष्ट्रीय अखंडता भी बाधित हो रही थी। तो इन दोनों ही परिस्थितियों से मुक्ति चाहिए, तो 370 का हटना आवश्यक था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 370 प्रस्तुत करने, जब 370 का विधान किया जा रहा था और उनके सामने पंडित नेहरू ने कहा कि आप इसको रखिए, लोकसभा में उन्होंने रखने से मना कर दिया, काम नहीं रखेंगे। उनका संदेश लेकर के एक अधिवक्ता गए थे, मना कर दिया, मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि यह 370 देश विरोधी है और यह समाज विरोधी भी है, इसलिए मैं इसको नहीं रखूंगा, ये कहकर के मना किया था। तो 370 हटा, तो ये बाबा साहब के मन के अनुकूल कार्य हुए, ये बात हमको जाननी चाहिए, नहीं तो कई बार हम इसको नहीं समझते हैं। 370 हटा और 35 से हट गया। अब एक बड़ा प्रश्न मैं दूसरा आपके सामने उठा रहा हूं जानबूझ करके, कि हम अपने को सेकुलर स्टेट कहते हैं। सेकुलर स्टेट कहने पर हमको लगता है कि कोई गौरवशाली बात है जो हम कह रहे हैं, हम सेकुलर हैं। सेकुलर स्टेट की कल्पना कहां से आई? तो जहां से आई थी वहां की परिस्थितियां ऐसी थी कि चर्च और राज्य दोनों में झगड़ा पैदा हो गया। हमको उन परिस्थितियों के विषय में जानना चाहिए। सेकुलर स्टेट की कल्पना ही वहां से आई है जहां चर्च ने सब पूरे समाज को गुमराह कर रखा था। वहां से सर्टिफिकेट जारी किए जाते थे कि हम आपको स्वर्ग में भेज देंगे, हमारे आदेश को सबको मानना ही है, ये सब चल रहा था। उस समय वहीं के राज्य के साथ उसका टकराव हुआ और राज्य और चर्च का जो टकराव हुआ उसमें जो समझौता हुआ उसको हम सेकुलरिज्म कहते हैं। उस समझौते के बाद जो बातें हुई थी उनको सेकुलरिज्म कहते हैं। और वहां ये कहा गया कि जो पारलौकिक है उसको चर्च देखे और जो लौकिक है उसको राज्य देखे, ये कार्य का बंटवारा किया गया। संविधान का निर्माण करते समय इसकी बड़ी बहस हुई है, इस पर भी बहस हुई थी कि क्या हमको सेकुलर स्टेट बनना है, और ये सहमति बनी थी कि नहीं बनना है। हम संविधान को प्रारूपित करने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के निर्माण दिवस पर बात कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने करके दिखाया है, सबको एक साथ रखने का संकल्प उनका था। सारे मतभेदों को स्वीकार करते हुए एक साथ रहने के लिए संकल्पित थे। ऐसे समाज के हम हिस्से हैं और इसलिए यहां उसकी आवश्यकता नहीं है। उस बहस के बाद भी बाद में एक समय ऐसा आया, इस देश में इमरजेंसी का कालखंड आया और कैसे इस देश को सेकुलर स्टेट घोषित कर दिया गया, वो भी प्रक्रिया पूरी किए बिना। इस पर भी हमको विचार करते रहना चाहिए। हम प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, सब हैं इसमें, और हम सभी विचार करते रहते हैं। हमारा एक काम है, हमारा दायित्व है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक भी हैं। तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हम वास्तव में पीछे की ओर जा रहे हैं उसके माध्यम से,
अपने वास्तविक से दूर होते जा रहे हैं, और जो वास्तविक महान है इसकी तुलना में उससे दूर हो रहे हैं। ये बात सोचने की है जब संविधान की बात कर रहे हैं तब, और बाबा साहब की बात कर रहे हैं तब विशेष रूप से। सेकुलर स्टेट हो गया, ठीक है, उसका अनुवाद कर दिया तो पंथ निरपेक्षता कर दिया। कोई भी मनुष्य क्या पांथिक व्यवस्थाओं के बिना रह पाता है? संभव नहीं है। धर्म तो बहुत व्यापक शब्द है, इसे सबने अपने को धर्म कहा है, लेकिन रिलीजन और धर्म एक नहीं है ये बात जाने बिना दक्षिण भारत में हमारे यहाँ इसको मतम कहते हैं। रिलीजन का अनुवाद है मतम, मत। तो हमारे यहाँ मत, पंथ, संप्रदाय 3 शब्द चलते हैं, वो चलित है शब्द, ये शास्त्रीय शब्द है। तो उसका पंथ निरपेक्ष नहीं, सर्वपंथ समादर, उसका जिन अच्छे लोगों ने, ज्ञानवान लोगों ने उसका अनुवाद किया, उन्होंने कहा कि इसका वास्तविक अर्थ बनना चाहिए भारत में सर्वपंथ समादर, सभी पंथों का समान रूप से आदर करना। तब प्रश्न होता है, अगर सेकुलर स्टेट भी हो गए तो क्या किसी एक को दबा करके या बहुसंख्यक के नाम पर किसी को दबा करके या किसी को उठा करके सेकुलर स्टेट बने रहेंगे क्या? ये प्रश्न उठता रहेगा यदि ऐसा रहेगा। और सबके साथ जब समानता रखेंगे तो ये बात नहीं उठेगी। इसलिए अल्पसंख्यकवाद के नाम पर उसकी वास्तविक परिकल्पना क्या है, क्या है उसको, वो पारिभाषिक शब्द है कि नहीं है, परिभाषा की गई है कि नहीं की गई। आज प्रश्न पूछने पर अल्पसंख्यक कौन, इसका कोई उत्तर ही नहीं किसी के पास। सुप्रीम कोर्ट तक किसी के पास उत्तर नहीं, फिर भी हम शब्द चला रहे हैं। तो ये क्या है? और उसके नाम पर भी अन्याय करने की छूट देना कि अपने ही समाज में कुछ लोग अन्याय करने की छूट रहे, ये भी बड़ी विचित्र बात है। ये तो कहीं भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्यता सबके ऊपर है। मनुष्यता सबके ऊपर है, तो किसी भी समाज में किसी भी नाम पर कुछ लोगों के खिलाफ अन्याय करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। तभी तो सफल देश होगा कोई, तभी तो सफल राज्य होगा। वो यदि होता है, समानता के व्यवहार नहीं मिलता है इसके कारण, तो उसको भी रोकने की आवश्यकता है। इस पर चर्चा भी चल रही है देश में, दुनिया भर में चर्चा चली है कि आखिर अल्पसंख्यक कौन। तुष्टीकरण एक शब्द आया बीच में, बहुत चलता रहा है। देश का बंटवारा उसके कारण हुआ, तुष्टीकरण के कारण। तो संविधान तो कहता है कि भारत को अखंड रखना है, संविधान कहता है इसको एकात्म रखना है, और जो विविधता दिखती है उन सबका सम्मान करते हुए करना है, ये भी कहा है। तो सभी विविधताओं का सम्मान करना, सभी मतों का सम्मान करना, सभी पंथों का सम्मान करना, वह करते हुए इसको एक रखना है, ये जो संकल्प है। इस संकल्प के साथ यदि हम जुड़ते हैं, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, तो वास्तव में हम संविधान के अनुरूप जीवन जिएंगे। संविधान की जो मूल मान्यता है उसमें कहा है कि भारत की भाषाओं को आगे बढ़ाना है। तो सरकारों ने क्या किया? फिर आज 75 वर्ष में याद दिला रहा हूं कि अमृत महोत्सव के समय हम इसका विचार करें कि हमारी भाषाओं के साथ क्या किया गया, क्यों हमारी भाषाएं आगे नहीं बढ़ी। भारत की सभी भाषाओं में समान प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, समान कथानक हैं, समान संदेश हैं, समान मूल्य हैं, ये सब कुछ है। सत्य के प्रति सब में आग्रह है, समाज को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, ये भी उसमें है, सब है। सभी भारतीय भाषाओं में समान रूप से पाया जाता है। तो फिर भारतीय भाषाएं आगे क्यों नहीं बढ़ी? क्यों हम अंग्रेज बनना चाहते थे, क्यों अंग्रेज बनना चाहते हैं, इस पर बड़ी बहस हुई थी। और तुर्की का उदाहरण आता है, कमाल पाशा ने एक झटके में तय किया कि नहीं, तुर्की को हम राजभाषा घोषित करते हैं। आंतरिक जो बैठक उनकी हुई थी उसमें बहुत सारे लोग उसके खिलाफ थे। उन लोगों ने कहा कि अभी ठीक नहीं रहेगा, तुर्की में शब्दावली नहीं है। कमाल पाशा ने कहा कि कल सवेरे जब सूर्योदय होगा, पूछा कि कितने दिन लगेंगे, तो किसी ने कहा कि 10 साल लगेंगे, किसी ने कहा कि 5 साल में कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कल जब सूर्योदय होगा तो समझ लो 5 साल 10 साल पूरे हो गए, तुर्की हमारे देश की भाषा होगी। तुर्की भाषा हुई, सारी शब्दावली निर्मित हो गई, तकनीकी दृष्टि से आज पिछड़ी हुई भाषा नहीं है। ये तो हमारी भाषा तो बहुत ही समृद्ध थी उसकी तुलना में। तो आज तक उसका झगड़ा चल रहा है। हम जिस विचार वाले हैं वहां लगातार कोशिश करते हैं कि भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाएं। मेरा परिचय कराया गया कि मैं आरएसएस में हूं इस समय।
आरएसएस में तृतीय वर्ष करने के लिए, अंतिम वर्ष का प्रशिक्षण लेने के लिए लोग आते हैं नागपुर में। वहां सारे व्याख्यान हिंदी में ही होते हैं। 30 दिन तक लगातार हिंदी में व्याख्यान लोग देते हैं। उसमें मलयालम भी रहते हैं, कन्नड़ भी रहते हैं, तेलुगु भी रहते हैं, सब रहते हैं। और वो लोग अनुवाद करके एक दूसरे को बता लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन हम हिंदी का व्यवहार करने को तैयार नहीं है, तो कैसे होगा? सुखद यह है कि आज उस संविधान के अनुरूप भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमको इस पर प्रसन्न होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए और अपनी तरफ से ऐसे काम को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। व्यवहार के स्तर पर जैसे कई तरह के परिवर्तन हो सकते हैं इसमें। इस स्थिति पर